सैटरडे मॉर्निंग का मंजरनामा क्या है इस्लामाबाद का? आपको जैसे पता है कि ईरान और पाकिस्तान की डेलीगेशन एक्सपेक्टेड हैं कि वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान क्या टीम है जो शटल करेगी, जो दोनों तरफ बात करेगी? आसिम मुनीर साहब वो इसको स्पीयर हेड कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो पाकिस्तानी साइड पर होंगे और प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये मुज़ाकरात कहाँ पे होंगे? सरीना होटल में होंगे जो खाली करा लिया गया है, या कोई और वेन्यू है? मेरी इतला यही है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही मीटिंग होगी, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ। फिर सैटरडे को 1-on-1 मीटिंग हो सकती है ईरानियन और अमेरिकन की। 3 उनकी जो है रेड लाइंस हैं बातचीत करने की कि एक जी हमने राइट ऑफ एनरिचमेंट नहीं फोरगो करना, एक हमने मिसाइल की रेंजेस के ऊपर बात नहीं करनी उनको कम करने के लिए। लेकिन सीज फायर पर ईरान में जश्न तो बहुत हुआ है। सीज फायर पे लोग बहुत हैप्पी थे। ईरान की जश्न कि आज आयतुल्लाह खामेनेई की ईरान में 40वां दिन है उनकी शहादत का, लेकिन लोग नॉर्मलाइजेशन भी चाहते हैं। कहते हैं जेडी वैंस की सीक्रेट सर्विस और उनकी एडवांस टीम पहुंच गई है इस्लामाबाद। जी मैंने सुना यही है कि उनकी टीम कल की आई हुई है यहाँ पे। आपने देखा होगा कि आज अमेरिकन चार्ज डी अफेयर्स की मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर से मुलाकात भी हुई है। कितने परसेंट चांस लगता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद अकॉर्ड हो जाएगा? तो ईरान भी अपना वो चाह रहा है कि किसी तरह से सिचुएशन डिफ्यूज हो, अमेरिका भी चाह रहा है कि सिचुएशन डिफ्यूज हो, लेकिन कि ये हाफ सीज फायर होगा, विद अमेरिका होगा, विद इजराइल नहीं होगा। लग तो यही रहा है क्योंकि अभी तक की डेवलपमेंट्स इसी तरफ पॉइंट कर रही हैं। आपने देख तो लिया है कि अभी ये इसराइल ने लेबनान में जैसे अटैक्स किए हैं, ईरान पे भी रात को भी अटैक्स होते रहे। 4 मुल्क थे ना इकट्ठे, इजिप्ट, टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान। उनके भी कोई नुमाइंदे इन टॉक्स के वक्त मौजूद होंगे, या वो? जी पाकिस्तान इस वक्त फेस है, पाकिस्तान ही मतलब इन टॉक्स को कंडक्ट करेगा। उनके सुफरा यहाँ मौजूद है, वो इनको यकीनन फॉलो कर रहे होंगे अपने हेडक्वार्टर्स को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर है और वहां पर बहुत बड़ा सफारती शो लगने जा रहा है। हमारे सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट बाकिर सजाद साहब, जो डिप्लोमेट्स को कवर करते हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सारी एक्टिविटी को देखते हैं इस्लामाबाद में। मैंने पहले भी इनके साथ शो किया है इस सारे के ऊपर। आज फिर मैंने इनको दावत दी है कि जरा सैटरडे मॉर्निंग के मंजरनामे पर इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम बाकिर सजाद। वालेकुम सलाम। सजाद साहब, जरा एक्सप्लेन करें ना, सैटरडे मॉर्निंग का मंजरनामा क्या है इस्लामाबाद का? आपको जैसे पता है कि ईरान और पाकिस्तान की डेलीगेशन एक्सपेक्टेड हैं कि वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और जो अगरचे मतलब यह है कि ऑफिशियली कुछ इसके बारे में कहा नहीं गया है, लेकिन मैं समझता हूं चूंकि ईरानियन डेलीगेशन भी पहुंच रहा है और अमेरिकन डेलीगेशन भी आ जाएगा, वो पहले जो होंगे इनके बायलैटरल पाकिस्तान के साथ मीटिंग्स होंगे, वो अपने पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे। इससे पहले कि सैटरडे वाले दिन ये इन पर्सन ये दोनों डेलीगेशंस मुलाकात करें, क्योंकि अभी इस पे भी क्लैरिटी नहीं है कि ये डायरेक्ट मुज़ाकरात होंगे या इनडायरेक्ट होंगे, क्योंकि काफी हद तक चीजों को सीक्रेट रखा जा रहा है और कुछ तफसीलात जो तीनों साइड्स हैं वो शेयर नहीं कर रही। बहरहाल ट्रंप ने कहा था कि इन पर्सन मीटिंग होगी। इन पर्सन मीटिंग को मैं ऐसे से इंटरप्रेट करूंगा कि फेस टू फेस मीटिंग होगी ईरानियन डेलीगेशन की अमेरिकन डेलीगेशन के साथ। लेकिन कल का दिन ये होगा कि पर्सपेक्टिव्स वो शेयर करेंगे अपने अपने पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान पहले भी ये मैसेजिंग का रोल प्ले करता रहा है, कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन जो उनकी नेगोशिएटिंग पोजीशंस होंगी जो सैटरडे को डिस्कस होनी है, वो एक दफा से फिर से पाकिस्तान से डिस्कस करेंगे और फिर पाकिस्तान अमेरिकन साइड को। पाकिस्तान ने क्या टीम बनाई है? पाकिस्तान क्या टीम है जो शटल करेगी, जो दोनों तरफ बात करेगी? पाकिस्तान की टीम में कौन कौन है? लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और ये मैं कैविएट पहले रखना चाहता हूँ क्योंकि ये कोई चीज ऐसा ऑफिशियल नहीं है, लेकिन अब तक का जो हमने प्रोसेस देखा है वो है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है आसिम मुनीर साहब, वो इसको स्पीयर हेड कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो पाकिस्तानी साइड पर होंगे और प्राइम मिनिस्टर होंगे, और उनको उनकी मुआवनत करने के लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब भी उस कमरे में मौजूद रहेंगे। और इसी तरह से आपको पता है जी जी, अमेरिकन साइड और ईरानियन साइड तो आपको पहले से पता चल चुकी है कि जेडी वांस जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है वो अमेरिकन साइड को लीड कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ हैं, उसके बाद कुशनर हैं, और ईरानी साइड से जो है लीड करेंगे वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची। और स्पीकर गालिबॉफ भी आ रहे हैं या वो नहीं आ रहे? वो थोड़े से डाउटफुल हैं, क्योंकि मैंने आज दोपहर को तेहरान बात हुई थी, तो यही मुझे बताया गया था कि अभी जी
के बारे में अनसर्टेनिटी है, शायद कि वो ना आ सकें, ईरान अपनी साइड को थोड़ा सा रीशफल करे। उसके पीछे मुख्तलिफ रीजंस हैं। वो ये नहीं है कि कोई जो डेवलपमेंट्स पिछले 24 घंटों में हुई है खास तौर पे लेबनान के हवाले से, उसके हवाले से, लेकिन जो मैं समझता हूं कि ईरान चाह रहा है कि ऐसे शख्स को मैंडेट दे के भेजा जाए जो वहां के सिस्टम के साथ ज्यादा मतलब क्लूड इन हो। कालिबाफ साहब यकीनन एक पॉपुलर वहां शख्सियत है, स्पीकर है पार्लियामेंट के, वॉर को ऑपरेशनली भी देख रहे हैं, वॉर वेटरन भी हैं उनके, रिटायर्ड पायलट भी हैं, ऑपरेशनली इन्वॉल्व भी हैं चीजों के। लेकिन वहां पर जो फैसला साज इदारे हैं वो किसी और को मैंडेट शायद दे के यहाँ भेजे। जो भी आएंगे वो खासे स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ आएंगे ईरान से। हो सकता है कालीबाफ ही आ जाए, लेकिन इस वक्त जरा अनसर्टेन है। ये मुज़ाकरात कहाँ पे होंगे? सरीना होटल में होंगे जो खाली करा लिया गया है, या कोई और वेन्यू है? जो मेरी इनिशियल इत्तला थी, और आज से 2 हफ्ते पहले क्योंकि ये टॉक्स होने जा रही थी, बल्कि मैंने ये आज से एग्जैक्टली जब ये क्वाड्रिलेटरल मीटिंग हुई थी तो उसके फौरन बाद इन्होंने होना था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ये नहीं हो सकी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस का इंतखाब किया गया था। मेरी इत्तला यही है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही मीटिंग होगी, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार पहले ईरानियन डेलीगेशन को मिलेंगे, फिर अमेरिकन डेलीगेशन को मिलेंगे, और दोनों की बात सुनकर दोनों को किसी कॉमन ग्राउंड पर लाकर फिर सैटरडे को 1-on-1 मीटिंग हो सकती है ईरानियन और अमेरिकन की। जी, मैं यही इंप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये दोनों डेलीगेशन के आपके ये डेलीगेशन 24 घंटे से ज्यादा पहले यहाँ पहुंच चुके हैं, और अनाउंस किया गया है कि सैटरडे को मीटिंग्स है। तो इस दौरान जो एक्टिविटी वो यही होगी कि वो अपने पर्सपेक्टिव शेयर करें वाया द मीडिएटर। और क्या फील है पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एनक्लेव की इन मीटिंग्स के हवाले से? आपको क्या ईरानियन और अमेरिकन साइड्स, उनके डिप्लोमेटिक मिशंस, उनकी एम्बेसीज क्या कहती नजर आ रही हैं इस वक्त? जी, जो है काफी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। प्रॉब्लमेटिक तो नहीं कहूंगा, पाकिस्तान ऑप्टिमिस्टिक है, और काफी आप समझ लें कि यहाँ सेलिब्रेटरी मूड है। पाकिस्तान का सबसे पहले बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू एक तो करवाया है सीज फायर की सूरत में, और अगर ये सक्सेसफुल मेडिएशन हो जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो जाएगी। तो पाकिस्तान का तो ये है कि एक ऑप्टिमिज्म है और जुबिलेशन है। जहां तक ईरान का है तल्लक, और अमेरिका का मैं इंडिविजुअली कर लेता हूँ। ईरान के लिए इस वक्त पार्टिसिपेशन जरा सी एक मुश्किल चीज हो गई है, क्योंकि इसराइल ने, आपको देखा होगा आपने, कि सीज फायर पे अमल नहीं किया, कल लेबनान पे अटैक किया, वो काफी मैसिव अटैक्स किए, जो कैजुअलिटी बहुत हैवी हंड्रेड्स में जा रही है, तो वो हुई वहां पर। लिहाजा ईरान के लिए जो मसला इस वक्त आ रहा है वो ये कि अगर वो पार्टिसिपेट करता है इन टॉक्स में, तो वो क्या सिग्नल जो अपनी जैसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको दे रहा होगा कि हिजबुल्लाह जो उनके लिए खड़े हुए, क्या वो उनको डिस करके अमेरिका के साथ बात करने जा रहा है? ये यकीनन वो सिग्नल नहीं देना चाहेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जी, लेबनान का जब तक इशू डिस्कस नहीं होता या एड्रेस नहीं होता, वहां पर सीज फायर नहीं होती, तो हम नहीं करेंगे। तो एक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर भी है। आपने आज प्राइम मिनिस्टर की एंगेजमेंट्स देखी तो ज्यादातर वो लेबनान फोकस है, चाहे वो फ्रांस के प्रेसिडेंट से बात हो या लेबनान के प्राइम मिनिस्टर से बात हो, और पाकिस्तान यकीनन मैसेजिंग कर रहा है ताकि वो हो जाए। और दूसरी तरफ अगर ईरान कहे कि जी ये चूंकि सीज फायर नहीं हुआ तो मैं इससे निकलना चाहता हूं, तो वो एक तरह से इसराइल को वीटो दे रहा होगा अपने कंडक्ट के ऊपर कि जनाब हम आपने ये किया तो इसलिए ये टॉक्स फेल हो गई। वो भी नहीं ईरान करना चाहेगा। जो दूसरी तरफ अमेरिका का मखमसा ये है कि डील जो उसको मिल रही है वो मोर और लेस वही है जो जंग से पहले थी। नया क्या हासिल हुआ जंग में? और अगर वो इस डील को अब फिर से छोड़ देते हैं तो एस्केलेशन होगी। एस्केलेशन में आप अगर आप देखें तो ईरान ने अपनी कैपेसिटी भी शो की है, विल भी शो की है एस्केलेट करने की। तो वो भी ऑप्शन अब अमेरिका के लिए है कि चॉइस बिटवीन बैड एंड वर्स। तो मेरा ख्याल में अमेरिकन वुड गो फॉर द बैड चॉइस,
कि जी चलो वो जो हमें मिल रही थी डील वॉर से पहले हम उसी को ग्रैब कर लें, और ईरानियंस को भी अगर चाहिए उनके लिए है। और मैं आपको बताऊं कि तेहरान में इस वक्त सेंटीमेंट यही है कि डायलॉग में पार्टिसिपेट नहीं किया जाना चाहिए। दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक सेंटीमेंट। तो वो भी उस चीज को साइड पे रखते हुए वो डायलॉग पे आएंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी तरफ हो इमीडिएट ब्रेक थ्रू के। आपको मैं कहूं कि संडे को ब्रेक थ्रू हो जाएगा, वो थोड़ा सा अनलाइकली है। ट्रंप की ख्वाहिश है, और ये मैं जो आपको वसूख से कह सकता हूं कि ट्रंप साहब अगरचे बहुत ही वो है अनरिलायबल है, और इतनी जल्दी चीजें बदलते हैं, अपने पैंतरे बदलते हैं कि कोई उनके बारे में वसूख से नहीं कह सकता। लेकिन इस वक्त वो एक एग्जिट चाह रहे हैं इस वॉर से। अब देखें फिर आगे की कैलकुलेशन, अब जो चीज टेबल के नहीं, ऊपर होती आपको है। क्या लगता है कितने दिन चलेंगे ये मुज़ाकरात? वैसे तो इस वक्त लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सैटरडे को शुरू हो और शायद अर्ली वीक में चले जाएं, लेकिन जो इनिशियल असेसमेंट हमारे लोगों की है वो संडे नाइट तक की है। लेकिन जो मैं कुछ लोगों से सुना है कि शायद नेक्स्ट वीक, अर्ली नेक्स्ट वीक मंडे तक भी ये बातचीत जा सकती है। नहीं, जो और इसके डेलीगेट मल्टीपल राउंड भी हो सकते हैं कि कुछ अंडरस्टैंडिंग या अचीव हो जाए, फिर दे ब्रेक ऑफ फॉर सेकंड सेशन, और अपने प्रिंसिपल्स जो वापस तेहरान और वाशिंगटन में उनसे कंसल्ट करके एक सेकंड राउंड के लिए है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन संडे या अर्ली मंडे तक ही जा सकती है बातचीत। नहीं, पर संडे या अर्ली मंडे तक फिर ये दोनों डेलीगेशंस पाकिस्तान में ही होंगे। जी जी, पाकिस्तान में ही होंगे। और ये जो अब और अपना और, और जो सेकंड राउंड होगा वो भी इस्लामाबाद में होगा या वो किसी और मुल्क में भी हो सकता है? पॉसिबिलिटी है कि कहीं और हो जाए, यूरोप में कहीं हो जाए, जेनेवा वगैरह में हो जाए, क्योंकि जेनेवा अभी भी डिस्कस होता रहा है। हो सकता है कि वापस इस्लामाबाद में ही रिज्यूम करे। आपने देखा होगा कि ओमान में मल्टीपल राउंड्स हुए इससे पहले कि वो टॉक्स जेनेवा में शिफ्ट हुई थी। 2-3 राउंड्स वहां पे ओमान में हुए। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जी जो अभी सैटरडे का जो सेशन है वो कैसा जाता है। उम्मीद मैं यही कर रहा हूं कि दोनों साइड्स गुड फेथ में आके बातचीत करेंगी और इस प्रोसेस को सक्सेसफुल करने की कोशिश करेंगी। दोनों की स्टेक्स हाई हैं। जो प्रॉब्लम आ रहा था ना इसमें सुरवर्दी साहब, वो ये है कि ईरान वाले फील करते हैं कि उनको इस कॉन्फ्लिक्ट में अपर हैंड हासिल है, और उनको एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हासिल हो चुकी है, तो क्यों अमेरिका की टर्म्स में बात करें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है मसला कि अगर वो इस वक्त नहीं करते मसला और इस सिचुएशन को रिजॉल्व नहीं करते, तो उनको एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। और वो क्या एडिशनल कॉस्ट अब सस्टेनेबल है, बेयरेबल है, ये चीजें सब उनको अब कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो शायद दोनों साइड में, ट्रंप को तो हमने क्लाइंब डाउन करते हुए देखा कि जहां पे उन्होंने सिविलाइजेशन को मिटाने की बात की, उसके बाद आके ईरान के 10 पॉइंट्स पे एग्री कर गए। ईरानी भी इस वक्त अपने बिल्कुल एक कटआउट फ्रेम के साथ आ रहे हैं। 3 उनकी जो है रेड लाइंस हैं बातचीत करने की, कि एक जी हमने राइट ऑफ एनरिचमेंट नहीं फोरगो करना, एक हमने मिसाइल की रेंजेस के ऊपर बात नहीं करनी उनको कम करने के लिए, और एक जो है कि हमने कोई कमिटमेंट जो अपने अलाइड ग्रुप्स हैं, हिजबुल्ला है या इराक के ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर नहीं करनी। तो लेकिन सॉफ्टनिंग ऑफ पोजीशन पॉसिबल है, क्योंकि दोनों साइड्स को पता है कि आगे जाकर नुकसानात ज्यादा हैं उनके लिए। आज ईरानियन एम्बेसडर ने कुछ ट्वीट किया और फिर डिलीट किया, आपने नोटिस की ये बात? जी जी, मैंने देखा था। मैंने बल्कि उसके ऊपर जिस वक्त उनका ट्वीट होया हुआ था तो उसके ऊपर मैंने कमेंट किया था कि क्यों ईरानी टॉक्स में आना चाहते हैं। अगरचे वो लेबनान वाला प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसके थोड़ी बार डिलीट हुआ। डिलीट होने की मैंने वजह मालूम की थी कि उनका कोई प्रोग्राम में चेंज आ गई है, बल्कि ये थी सिक्योरिटी रीजंस की वजह थी। मेरे ख्याल में उनको ये नहीं करनी चाहिए थी ट्वीट के बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम बताएं कि आज रात को वो आ रहे हैं। आपको पता है कितने सिक्योरिटी सिचुएशन कितनी टेंस है जिसमें ये डायलॉग हो रहा है। और आपको माजी के मैं अगर एग्जांपल्स बताऊं, दोहा में जैसे हमास के उसके ऊपर अटैक हुआ था मीटिंग के ऊपर इसराइल का, या इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ था तेहरान में, तो आप इसराइल से कोई चीज बहीद भी नहीं कर सकते कि कुछ यहाँ भी कुछ सैबोटाइज कर दे, ताकि क्योंकि वो पहले ही इन टॉक्स के खिलाफ है। एक तो वो रीजन था। दूसरी बात यह है कि आज आयतुल्लाह खामेनेई की ईरान में 40वां दिन है उनकी शहादत का, तो वहां पर एक जिससे कह रहे एक्टिविटी हो रही है। ऐसा को ऑफिशियल सेरेमनी तो नहीं हो रही, लेकिन वैसे एक एक्टिविटी हो रही थी। टेलीविजन चैनल्स वो रन कर रहे थे, ट्रांसमिशन रन कर रहे थे। जिस वक्त एम्बेसडर का ट्वीट आया तो लोगों का सेंटीमेंट प्रो डायलॉग नहीं है ईरान में इस वक्त। वो कहते हैं अमेरिका अनट्रस्टवर्दी, आप उससे बात क्यों करने जा रहे हैं। तो वो चीज उसका जरा कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी, तो उन्होंने इन 2 कंसिडरेशन की वजह से वो ट्वीट को डिलीट किया।
लेकिन सीज फायर पर ईरान में जश्न तो बहुत हुआ है, सीज फायर पे लोग बहुत हैप्पी थे, ईरान की जश्न, सड़कों पे जश्न हुआ है सीज फायर के लिए, तो फिर लोग क्यों सीज फायर के लोग हामी हैं, पता है क्या ये, जो टॉक्स के खिलाफ हैं, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं नहीं, वो इस तरह से है कि जंग तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन लोग नॉर्मलाइजेशन भी चाहते हैं। अब मसला ये है कि बातचीत करनी है, और जिस तरह से ट्रंप ने ना पोजीशंस बदली हैं। पहले दिन उसने कहा, अपने ट्वीट में कहा कि मैं ईरान के 10 पॉइंट्स में बात करने को तैयार हूं। ये तो ईरान के लिए क्लियर एक फतह थी। सीएनएन ने भी रिपोर्ट किया, बल्कि आपने देखा होगा कल उसने सीएनएन के खिलाफ एक ट्वीट किया कि मैं एफआईए को क्या एफआईए कह रहा है, एफबीआई को कह रहा हूं कि इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस करें कि ये इन्होंने कैसे कह दिया। उसने अपनी ट्वीट में लिखा 10 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, लेकिन उसके बाद फिर उसने चीजें उसमें से ड्रॉप करना चाहिए। 3 क्लॉजेस तो उसने वायलेट कर दी उसमें से ही, वहां बैठे बैठे ही। एक तो उसने कहा कि लेबनान नहीं इंक्लूडेड है, एक वो उसमें कि जी हम जो 10 पॉइंट्स में एनरिचमेंट की कोई बात नहीं है या न्यूक्लियर की कोई बात नहीं है, उसने कहा वो भी करेंगे, प्लस ईरान की एयर स्पेस वायलेट हुई, तो 3 क्लॉजेस तो तभी वायलेट हो गई थी। तो लोग कहते हैं कि जी वो अनट्रस्टवर्दी है। सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज एक चीज है, दूसरी तरफ लेकिन बातचीत के अमेरिका के साथ नेगोशिएट किया जाए, वो थोड़ा सा उसके बारे में लोग हैं। और लोगों का मूड जो है वहां पे ईरान में, मैं आपको बताऊं, इस तरह से है कि जो 20 से 30% है वो चाहते हैं कि जी डायलॉग हो। जो मेजॉरिटी है इस वक्त वो एंटी डायलॉग है ईरान के, और उसमें भी मतलब लाइक मुख्तलिफ कंसिडरेशन है उनकी। कुछ लोग अमेरिका को अनट्रस्टवर्दी समझते हैं, कुछ लोग वैसे है कि जी अगर डायलॉग हो जाता है तो फिर उसके बाद की क्या सूरत हाल बनेगी, कितने हद तक जो हमारे से कमिटमेंट्स होती हैं वो रियलाइज होंगी। तो ये काफी ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वहां पर। कहते हैं जेडी वैंस की सीक्रेट सर्विस और उनकी एडवांस टीम पहुंच गई है इस्लामाबाद। जी मैंने सुना यही है कि वो उनकी टीम कल की आई हुई है यहाँ पे। आपने देखा होगा कि आज अमेरिकन चार्ज डी अफेयर्स की मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर से मुलाकात भी हुई है, और उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ पे असेस की। आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका के होते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी लेवल, अगर से ईरानी डेलीगेशन की भी यहाँ पे उनके लिए सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई है, लेकिन उनका भी अपना एक, वैसे भी रूटीन विजिट में भी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का एक खास सिक्योरिटी लेवल होता है। तो उसके लिए वो सारी उन्होंने अपनी जो प्रोबिंग वगैरह करके रिपोर्ट भेजी होगी कि जब वो क्लियर है लैंड करने के लिए। दोनों डेलीगेशन सरीना होटल में ठहर रहे हैं या अलग अलग ठहर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा ख्याल में यही बताया गया हमें कि सेरीना में ही ठहराया जा रहा है। सेरीना बहुत बड़ा है, मतलब फ्लोर्स है, मतलब ब्लॉक्स है जो वहां पे लाजमी नहीं है कि एक कमरा जोड़ी वांस को देंगे तो साथ वाला रांची को देंगे। तो वो अलग अलग ठहर। अलग अलग ब्लॉक्स है, फ्लोर्स है। अच्छा इट्स ह्यूज कॉम्प्लेक्स। अच्छा। तो अगर अब सूरत हाल ये है कि जब ये इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे तो पहले तो 4 मुल्क थे ना इकट्ठे, इजिप्ट, टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान, उनके भी कोई नुमाइंदे इन टॉक्स के वक्त मौजूद होंगे या वो उनके लोग मौजूद नहीं होंगे, ये सिर्फ पाकिस्तान ही लीड कर रहा है इसको? जी पाकिस्तान इस वक्त फेस है, पाकिस्तान ही मतलब इन टॉक्स को कंडक्ट करेगा। उनके सुफरा यहाँ मौजूद है, वो इनको यकीनन फॉलो कर रहे होंगे, अपने हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट भी कर रहे होंगे। आप थोड़ा सा इसको ये देखें ना कि इस प्रोसेस को अगर हम ब्रेक डाउन करें कि वो रीजनल जो एक्टिविटी थी, कोऑर्डिनेटर था, या फिर पाकिस्तान की चाइना को आउटरीच थी, वो किस लिए जरूरी थी? वो इसलिए थी कि ये जो प्रोसेस कल स्टार्ट हो रहा है, लोगों के आ जाने से और परसों मीटिंग होगी, इसको रीजनली एक बैकिंग भी चाहिए। अब आपने देखा होगा कि अरब ममालिक की तरफ से वहां पर भी एक तकसीम आ गई है। सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत एक साइड पे है, यूएई, बहरीन एक साइड पे है। दो मुल्क जो है यूएई और बहरीन, अभी तक उन्होंने इस सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं किया, और उसको अपोज भी कर रहे हैं, किसी हद तक अरब कर रहे हैं। तो वो जो एक सपोर्ट डेवलप करनी थी इस प्रोसेस के लिए, वो कोऑर्डिनेटर प्रोसेस उसके लिए था। बैक चैनल्स करने थे, राह हमवार करनी थी। और इसी सिलसिले में आपने कल देखा भी होगा कि सऊदी अरब के वजीर खारजा की अरागची साहब से बात भी हुई है। तो ये वो रीजनल बैकिंग है। चाइना ने कुछ एश्योरेंसेज ईरान को दी होंगी, रशियंस ने दी। मैंने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ा कि जहां पे उन्होंने आज से 2 दिन पहले कहा था कि जी ईरान को चाहिए कि अब डायलॉग में चला जाए, ट्रंप अपने जो घोड़े पे चढ़ा हुआ है वो नीचे उतर आएगा। तो वो ये सब चीजें सबने मिल के कोशिश की है। लेकिन अब चूंकि एक टेबल आ गया, यहां पर 3 प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान सिटिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल, दाएं बाएं ईरान और यूएस, और उनमें दरमियान बात करेंगे। जो बाकी जो पार्टनर्स हैं उनके एम्बेसडर्स, और आपने
जो जहां बाकियों का जिक्र किया, चाइना का भी आपको जिक्र कर दूं कि कल चाइनीज जो एम्बेसडर थे वो भी प्राइम मिनिस्टर से मिले, लीगल लीडर्स भी प्राइम मिनिस्टर को फोन कर रहे हैं, सब दुनिया फॉलो कर रही है। लेकिन इस वक्त जिसे कहते हैं ना, मैदान में पाकिस्तान है एज एम्पायर, और दो प्लेयर्स जो है वो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। देखिए, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट किसी निगोशिएशंस को लीड करने के लिए आए, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। और कि इस तरह उनके वाइस प्रेसिडेंट किसी मुज़ाकरात के लिए आकर बैठे हैं और इस तरह करें, तो वो भी कोई चीज डील डन करने के लिए ही आ रहे हैं, जेडी वैंस को मुज़ाकरात नाकाम करने के लिए तो नहीं आ रहे। नहीं, ये यकीनन उनकी तरफ से एक सिग्नल है कि कितने वो सिंसियर है। और मैंने आपको कहा कि ट्रंप के जो मैंने वॉशिंगटन में उनके जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन की समझ बूझ रखते हैं उनसे मैं फॉलो करता रहता हूँ। ट्रंप इस वक्त एग्जिट चाह रहे हैं। वो आप उनकी जो ट्वीट्स है ना, जो मंडे और ट्यूसडे रात की ट्वीट्स थी, उनको एक साइड पे जरा रख दें। वो एक यकीनन एक एग्जिट चाह रहे हैं। लेकिन अब इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के पास ऑप्शन क्या है? जैसे मैंने पहले भी कहा कि या तो वो वही डील एक्सेप्ट कर ले जो वॉर से पहले थी, या फिर एस्केलेशन के लिए करे। एक उनके लिए भी चॉइस बहुत लिमिटेड है, उनको भी कुछ फेस सेविंग चाहिए। अब देखें ईरान उनको किस हद तक फेस सेविंग देगा। वो लेबनान में सीज फायर कमिट कर चुके थे कि हम अपना इन्फ्लुएंस इसराइल पे करके करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट थी, जो मेरे ख्याल में नेगोशिएट हुई होगी, उसका टेक्स्ट भी दोनों साइड्स के दरमियान नेगोशिएट होगा। जब ऐसी बात होती है, स्टेटमेंट्स आती है, नॉर्मली वो स्टेटमेंट सब नेगोशिएटेड होती हैं। आपको पता है एक खासी बहस चली कि क्या किसने ये ड्राफ्ट की थी वजीर आजम की ट्वीट, तो ये चीजें उस वक्त नेगोशिएट होती हैं वैसे कि वजीर आजम की फलां ने ये ट्वीट कहा। वजीर आजम, अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं वजीर आजम की ट्वीट वॉशिंगटन से ड्राफ्ट हुई। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जो ट्रम्प की ट्वीट में वेयर इन और ये ऐसे लफ्ज हैं, ये तो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की जुबान है, ये वेयर इन जैसे लफ्ज जो हैं वो अमेरिकन यूज नहीं करते। तो जो ट्रम्प की ट्वीट है वो इस्लामाबाद से ड्राफ्ट हुई है। कौन सी ट्वीट कहाँ से ड्राफ्ट हुई है? नहीं नहीं, वो सोनवर्जी साहब, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जब हमारे ये जो फॉरेन पॉलिसी में जो डीलिंग्स होती हैं, इसमें ये होता है कि अगर कंसेंसस के साथ चीज हो रही हो दो मुल्कों के दरमियान, तो ड्राफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, कोई लैंग्वेज ऐड होती है, कुछ सब्ट्रैक्ट होती है। तो मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट थी वो मेरा कंजेक्चर है, मैं इसको कोई वसूख से नहीं कह रहा हूं, वो ये हुआ होगा कि जी ये स्टेटमेंट निकलने से पहले ईरानी और अमेरिकन साइड के साथ शेयर हुई होगी कि ये पाकिस्तान के वजीर आजम की तरफ से ऐलान किया जाएगा। तो उसमें आप देख लें कि कोई आपको इतराज तो नहीं है। तो इसलिए उसके ऊपर लिखा गया होगा, प्राइम मिनिस्टर का वो लिखा गया होगा। लेकिन ये चीजें मैंने आपको बताया कि काफी ले दे के बाद, यहाँ तक कि ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग होते हैं, अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री की नहीं बात कर रहे, जनरली ये कि वो एक एक फुल स्टॉप, कामा यहाँ कामा नहीं लगना चाहिए था, यहाँ ये लग रही है, वो इसके ऊपर भी घंटों घंटों बहस होती रहती है। तो ये यकीनन एक नेगोशिएटेड स्टेटमेंट्स थे, और इसमें कोई इतने ज्यादा उसमें से बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं थी इसमें से। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपको, कितने परसेंट चांस लगता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद अकॉर्ड हो जाएगा? तो मैं ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस हूँ, आई वुड से, क्योंकि स्पॉयलर्स इस गेम में बहुत ज्यादा है और स्ट्रांग भी है। लिहाजा किसी वक्त कोई ऐसी एक्टिविटी सैबोटाइज कर सकती है। ईरान के लिए मैं अगर मतलब इस पर्सपेक्टिव से बात कर लूँ ना कि इसमें कौन सा मतलब मुल्क जो है क्या चाह रहा होगा, ईरान के तौर पे देखें तो ईरान भी अपना वो चाह रहा है कि किसी तरह से सिचुएशन डिफ्यूज हो। अमेरिका भी चाह रहा है कि सिचुएशन डिफ्यूज हो, लेकिन अब वो अब किस हद तक अपनी टर्म्स पे वो अपना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है चाहे एलाइज है, उनको किस हद तक मुतमिन कर सकते हैं। तो इसमें काफी ज्यादा वो आ जाता है। लेकिन आई स्टिल रिमेन होपफुल कि ये करेंगे। और ईरान के लिए जो बेस्ट केस सिनेरियो भी है ना इस वक्त, वो ये है कि अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को अलग कर ले। और जो उनके डिप्लोमेट्स हैं वो ये कहते हैं, हमें सिग्नल्स भी ऐसा कि मिल रहे हैं कि ईरान जो है, सॉरी अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट से अलग हो जाएगा और हम और इसराइल इसको आपस में डायरेक्टली निपट लेंगे। तो ये इसराइल के लिए भी मुश्किल है। आपने देखो इसराइल को तकलीफ इस बात की है, कल से वो जो चीज हरकतें कर रहा है, एक तो कि उसको इसके ऊपर इससे पूछा नहीं गया, और उसके बाद फिर अगर ये डील हो जाती है तो सबसे ज्यादा इसका बड़ा मुखालफ इसराइल होगा और उसके हामी होंगे। और आपको पता है इसराइल का ये नहीं कि वो टेबल पे इसराइल की नुमाइंदगी कौन करेगा? कोई भी नहीं। इस वक्त अमेरिका ही उसकी एश्योरेंसेस देगा कि जी उसके कंडक्ट की। अच्छा,
पर आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका और ईरान में सीज फायर हो जाए और ईरान और इसराइल लड़ाई चलती रहे? आपको ऐसा लगता ये मैं कह रहा हूं कि ईरानियों की यही रीडिंग है कि उन यही होगा। यही है? मैं कह अच्छा। रहा हूं कि वो समझते हैं कि उनका बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि हमारी और इसराइल की लड़ाई चलती रहे और अमेरिका पीछे हट जाए कि भाई मेरा इससे कोई लेन देन नहीं। ये उनकी कैलकुलेशन है, अमेरिकन सॉरी ईरानी डिप्लोमेट्स की। तो इस सिनेरियो के लिए वो तैयार है? उनका ख्याल है वो इसराइल के साथ लड़ने के काबिल है, अमेरिका बीच में से जी निकल जी, वो जाए? इसराइल के साथ लड़ने के लिए तैयार है। समझते हैं कि उनके पास कैपेबिलिटी भी इतनी है कि वो इसराइल के आगे मतलब ज्यादा इफेक्टिव लड़ सकेंगे। देखिए अब तो जो लड़ रहे थे ना वो तो 9 ममालिक के साथ इकट्ठे लड़ रहे थे। तो हम्म। अगर अमेरिका स्टेप बैक कर जाता है, सऊदी अरब अलहदा हो जाता है, वो कतर और कुवैत भी हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो पीछे इसराइल और उसके चंद हामी रह जाएंगे जो उनके लिए निस्बतन आसान हो जाएगा लड़ना। 40 दिन 39 दिन तो वो 9 मुल्कों के खिलाफ जंग लड़ते रहे। तो यकीनन जब अगर आपके दूसरी साइड पे अगर डिवीजन आ जाए और वो तकसीम हो जाए तो वो उनके लिए फेवरेबल जाता है। अच्छा, तो तो फिर आप एक सिनेरियो ये मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं कि ये हाफ सीज फायर होगा, विद अमेरिका होगा, विद इसराइल नहीं होगा? लग तो यही रहा है क्योंकि अभी तक की डेवलपमेंट्स इसी तरफ पॉइंट कर रही हैं। आपने देख तो लिया है कि अभी ये इसराइल ने लेबनान में जैसे अटैक्स किए हैं, ईरान पे भी रात को भी अटैक्स होते रहे। तकरीबन 2-2:30 बजे के दरमियान काफी जगहों पे अटैक्स हुए हैं इसराइल की तरफ से। तो और इसराइल के लिए ये काबिल कबूल ही नहीं है कि यहाँ पर कोई डील हो जाए जिसकी वजह से उसको जो है नुकसान हो। तो लिहाजा इसराइल लगता है कि कंटिन्यू करेगा। किस हद तक वो अमेरिकन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है जो उसके इशारे में मिले हैं। यहाँ पे ट्रम्प मान चुके थे लेबनान का, फिर जाके कहना शुरू हो गया कि नहीं लेबनान नहीं इंक्लूडेड है। तो ये मतलब इफ्स एंड बट्स इसमें काफी ज्यादा है। लेकिन ज्यादा मुझे जो चांस लग रहा है, जो लोगों से बात करने की वजह से सेंस मिल रही है, वो ये है कि ट्रम्प साहब शायद एग्जिट ले लें यहाँ से। और आपको ये लगता है कि लेबनन ईरान लेबनन के लिए बहुत ज्यादा स्टैंड लेगा और कहेगा कि मैं कोई अकॉर्ड नहीं करूंगा जब तक लेबनन इसमें शामिल नहीं? या आपके ख्याल में ईरान अभी एक अकॉर्ड अमेरिका के साथ कर लेगा और लेबनन और इसराइल के साथ कहा कि हम बाद में निपट लेंगे? नहीं नहीं, लेबनान जो होगा इसके फोर फ्रंट पे होगा। आप देखें ना कि ईरान ने एक अपना नेटवर्क बनाया हुआ है और उसने ये चीज जो है काफी ओवर द डेकेड्स बिल्ड की है, ये मतलब और ईयर्स नहीं है। अब लेबनान जो है दोबारा से जंग में एंटर हुआ था ईरान के लिए, और ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि ईरान जो है पीछे हट जाए, अपने लिए एक सीज फायर पकड़ ले और लेबनान को फ्रंट पे छोड़ दे। ये ईरान के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उसकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट करेगा कि जो उसके बाकी ग्रुप्स भी हैं इस पूरी जंग में। आप देखिए ईरान अपने मुल्क के लिए लड़ा, उस पर अटैक हुआ था, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन उतने ही शदोमात के साथ इराकी ग्रुप्स भी लड़े और लेबनानी ग्रुप भी लड़े। तो वो इनको डिच नहीं कर सकते, यमनी उनके लिए खड़े हुए। तो ये सब ग्रुप्स को नहीं छोड़ सकते उसकी, क्योंकि ये लास्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, आइंदा भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट। तो ये फिर ग्रुप्स को अगर अपडेट करेंगे तो अगली दफा ईरान के लिए कौन खड़ा होगा? दे नहीं डोंट तो हैव मेनी एलाइज। अमेरिका कह देगा कि मैं तो हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना मैं हुसियों के खिलाफ कर रहा हूं, तो मेरे साथ आप और वही मैं पीसफायर। कह रहा हूं ना कि वो ईरान की अगर अमेरिका के साथ होती है, अमेरिका स्टेप बैक कर लेता है, तो वो इसराइल के साथ तो जारी रहेगी उनकी लड़ाई। और इसराइल को ये दो टारगेट जो होते रहेंगे, जो जो वो कर देंगे ईरान उसको, इसराइल को माइनस कर देंगे उसमें। नो वॉर पैक्ट मांग रहा है अमेरिका के साथ, वो हो जाएगा अदम जहरीत का मुआहदा? इस वक्त तो नहीं, लेकिन शायद कुछ राउंड्स के बाद दोनों इस बात पे एग्री कर जाए कि पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन एक स्लिम सी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका इस मतलब इस वॉर के बाद, क्योंकि वहां भी बहुत ज्यादा रिकैलकुलेशन होगी ना कि ये अमेरिका के लिए आप मतलब टेक्टिकल लेवल पे जो उसको सक्सेसेस हासिल हुई, जो मैं समझ ले लीडरशिप की डिकैपिटेशन थी या टारगेट की इंफ्रास्ट्रक्चरिंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की टारगेटिंग थी, उसके अलावा लेकिन प्रेस्टीज का बहुत लॉस हुआ है अमेरिका की। आपने देखा 14 बेसेस उनकी बिल्कुल वाइप आउट कर दी हैं। ये उनके अपने मीडिया के लफ्ज है कि अनइनहेबिटेबल अब रह गए हैं, यहाँ पे रह ही नहीं सकते। अब उनका फ्यूचर भी यहाँ पे एट स्टेक है ये मिडिल ईस्ट में। तो अमेरिका के लिए, प्रेस्टीज के लिए तो बहुत लॉस है। अब देखिए वो करता है कि नहीं करता, ये एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन होगी मेरा ख्याल में। इन टॉक्स में तो कोई शायद वो इस नतीजे पे ना पहुंचे, लेकिन फ्यूचर में वो देख सकते हैं कि क्या हमने ईरानियों के साथ करना है।
ट्रम्प ने सिग्नल्स बहुत देने की कोशिश की है। अगर कल लोग आज की ट्वीट देखें कि हम मिलके कारोबार कर सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो वो तो मेरे ख्याल में वो जो उन्होंने टोल बूथ कहते हैं ना अमेरिकन मीडिया के स्ट्रेट ऑफ हाउस में लगाया, तो उसका ठेका भी टोल का लेना चाहता है अमेरिका कि चलो ठीक है मैं इकट्ठे करके पैसे तुम्हें दे दूं। नहीं तो पाकिस्तान में होता है ना, इसमें ठेके मिले होते हैं टोल के, टोल टोल के कलेक्शन। ठेके मिले होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको ये लगता है कि अमेरिका ईरान से सैंक्शंस खत्म करने पर तैयार हो जाएगा? क्योंकि ये एक बड़ी चीज है, जो ईरान को मिले तो वो उसे कुछ कंसेशन, अगर डील होनी है तो उसको कंसेशन ही देनी पड़ेगी। सैंक्शंस ये खत्म करने जी, जो उसने से। पास में उसने मतलब एक इंडिकेशन तो दी है ना। उसने जब 10 पॉइंट मांगे हैं के माने हैं सॉरी ईरान के, तो उसमें क्या है, उसमें ये भी है कि सैंक्शंस की रिलीफ, ये उसके 15 पॉइंट में भी था कि मैं आपको सैंक्शंस में भी रिलीफ देता हूँ। और जो अमेरिका के 15 पॉइंट जो ईरान ने रिजेक्ट किए हैं उसमें ये भी था, सैंक्शन रिलीफ भी थी। और आपको पता है जेसीपीओए जब हुआ था तो उसमें एक स्नैप बैक ऑप्शन था कि चले जी आज हमने आपको रिलीफ दे दिया, अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं रहा तो हम वापस कर दोबारा से सैंक्शंस लगाएंगे, जो भी हुआ था ये जंग से पहले। तो वो भी उसने कहा हम स्नैप बैक भी नहीं करेंगे, हम एक दफा अगर सैंक्शंस खत्म कर देंगे तो इट विल बी फॉर एवर। तो ये अमेरिका के 15 पॉइंट में भी था और ईरान के 15 पॉइंट जो उसने 10 पॉइंट जिनको फ्रेमवर्क बनाया है टॉक्स के लिए, तो उसमें भी ये चीज है सैंक्शंस रिलीफ। तो बहुत ज्यादा लाइकली है और कि डील होती है तो सैंक्शंस रिलीफ मिलेगा। तो अब मैं टू कंक्लूड मसला आके जाके जी फंसेगा, कहाँ मसला फंसे? आके फंसेगा जी टू कंक्लूड वो ये है कि न्यूक्लियर की एनरिचमेंट के ऊपर कि जी आपको एनरिचमेंट का इख्तियार है कि नहीं, ईरान की रेड लाइन है नहीं है इख्तियार। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नेविगेशन पे ईरान कहता है कि मैंने अब जी इस पे टोल लगाना है, जो जहाज गुजरेगा मेरी मर्जी से गुजरेगा। शायद ईरान जो है ना वो एक जो स्विस कैनाल और पनामा कैनाल जो है उनके मॉडल फॉलो करे कि जहां पे जो आपके पैसेज के फी होती है वो शिप्स को देनी पड़े, तो उसके ऊपर शायद कुछ ले दे हो। ये दो चीजें हैं मेरे ख्याल में जिन पे एट द एंड जो सारी नेगोशिएशन जो होगी ना घूम फिर के इन दो पॉइंट्स पे होगी कि जी आपको इन्वेस्टमेंट का राइट देना है कि नहीं देना। और दूसरा ये कि आप ये जो वो तो हॉर्मुज जवाद है जरीफ साहब वाला इसके ऊपर फॉर्मूला है ना, कि जवाद जरीफ साहब का फॉर्मूला है कि 3.5% एनरिचमेंट का राइट दिया जाए। तो जीरो ना भी हो तो नहीं, 3% या 5% तक हो तो वो होगा। वो तो वो यही कह रहा हूं मैं कि ईरान कहते हैं कि एनरिचमेंट का राइट हम नहीं छोड़ेंगे चाहे परसेंटेज पे बात हो जाए। मतलब आपको 20% या 10% की बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं कुछ भी हो एनरिचमेंट का राइट हमारा वो है, वो हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एनपीटी सिग्नेटरी कंट्री हमारा ये राइट है कि हम एनरिचमेंट करें। तो वो नहीं छोड़ने लगे। एक वो चीज है, क्या अमेरिका उसको फोरगो करेगा, और दूसरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे क्या ईरान अपनी लीवरेज छोड़ेगा और जो जो कलेक्शन कर रहा है वो अपना फोरगो करेगा। अब ये आपकी पूरी डील इस दिन दो पॉइंट्स के अंदर और बनेगी, वो आप जो छोड़ के बाकी 440 किलोग्राम का यूरेनियम है 60% एनरिच्ड, उसका क्या होगा? उसका ईरान ने जो पिछली टॉक्स हो रही थी जेनेवा जिसके बाद इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया था, उसके ऊपर आपने देखा नेतन्याहू ने कहा था कि ये या तो डायलॉग के जरिए वापस करेंगे या हम मिलिटरीली लेंगे। मिलिटरीली तो वो नहीं ले सके। तो डायलॉग पे ये है कि लास्ट टाइम जो जेनेवा में जो बातचीत हुई उस पर ईरान एग्री कर गया था कि उसको हम डाउन ब्लेंड कर देते हैं 60% से अपना बिल्कुल ही 0% पे ले जाते हैं और इरिवर्सिबली ले जाएंगे। और विद वेरिफिकेशन आईएईए की वेरिफिकेशन, जो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि जो डील ऑलरेडी अवेलेबल थी एटलीस्ट वो उनको उठानी पड़ेगी। तो वो ये ईरान ने पहले ऑफर किया हुआ है कि हम वो 60% को डाउन ब्लेंड कर देते हैं। वो आप कब्जा उन्होंने जबरदस्ती जो है ना वो नहीं उनके हवाले करेंगे कि या किसी दूसरे मुल्क को दे दें, वो बात नहीं होगी। ईरानी खुद ही को डाउन ब्लेंड पे एग्री कर जाएंगे। कोई आपको नजर आ रहा है कि कोई दोनों साइड्स को मीडिया को ब्रीफ करेंगी, कोई ईरानियंस को यूएस, उन्होंने कोई ऐसा कहा है कि दे टॉक टू द मीडिया, या उनके कोई मीडिया सेंटर्स हैं अपडेट देने के लिए, या पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कोई अपडेट देने के लिए मीडिया सेंटर बनाया है? मेरे ख्याल में मीडिया को तो लूप में रखेंगे और ये सारी टॉक्स को 24/7 कवर होंगी। तो फॉरेन ऑफिस ने एक्रीडिटेशन कर ली है साफियों की, जो साफी कवर करेंगे तो मेरे ख्याल में उनकी थ्रू ही सारी कवरेज होगी। और तो अमेरिकन बात मीडिया तो आपको प्रेस पे वैंस के साथ भी काफी आ रहा होगा। इसी तरह इरानियन डेलीगेशन अपना मीडिया भी साथ लेके आ रहा होगा, जो यहाँ बेस्ड है इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया, उसकी एक्रीडिटेशन हो चुकी है फॉरेन ऑफिस के साथ।
और ये सारा मीडिया कहाँ पर होगा जहां से इसको अपडेट्स मिलेंगी, कि अपने अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहा होगा अपने अपने नहीं, मेरे ख्याल में अपने ऑफिस से और होटल से करेंगे, क्योंकि साइट ऑफ नेगोशिएशन पे तो शायद ही किसी को इजाजत मिले। मैं नहीं समझता कि इजाजत मिलेगी। अगर आप पिछला फॉर्मेट भी देखें, एससीओ समिट हुआ था, तो जहां बातचीत हुआ, जहाँ पे समिट हो रहा था कन्वेंशन सेंटर में, तो वहां से कई किलोमीटर दूर, एटलीस्ट 5 से 7 किलोमीटर दूर एक चाइना सेंटर है, तो वहां पर मीडिया सेंटर बना होता। तो इसी तरह शायद मीडिया सेंटर फिर से वो कायम कर देंगे जहां बड़ी स्क्रीन पे देख सकेंगे, लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन डेलीगेशन के साथ नहीं हो पाएगा। और साथ साथ वो होता है कि वहां पे सेंटर में, क्योंकि वो प्रेस रिलीजेस वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूशन आसान होती है, लोगों से कोऑर्डिनेट करना होता है, तो शायद से कोई प्रेस सेंटर चाइना सेंटर में बना दें या सेरीना होटल में ही बना दें, लेकिन डायरेक्ट एंगेजमेंट मेरे ख्याल में वो नहीं देंगे। सिर्फ ये रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के लिए हमें एक्रेडिटेशन कर दिए, कार्ड दे देंगे, ताकि हम आम आवाम से थोड़ा सा आगे तक जा सके। बहुत शुक्रिया बाकिर शुजात साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। सेम हियर जी।